हेलो फ्रेंड्स, गैलेक्सी बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सीटेड कमलेश सर के नाम से है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग बीपीएससी के थ्रू जो टीचर की बहाली करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले आज हम आते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत प्राचीन भारत, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं हिस्ट्री में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन होगा से। सबसे पहले आइए हम इसमें आते हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वेद कितने हैं? सबसे पहले आइए वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद आइए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 है। सबसे पहले का वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाला वेद कौन है? तो अथर्ववेद है, ठीक है। आइए ऋग्वेद में कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। वेद 4 है। ऋग्वेद में पहले सबसे पहले क्या करते हैं? ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। मंडल कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। और 228 सूक्त होते हैं। और 10,462 क्या होते हैं? ऋचाएँ होते हैं। 10,462 ऋचाएँ होते हैं। मंडल कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 228 सूक्त होते हैं। 10,462 ऋचाएँ होते हैं, ठीक है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं के, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख किया गया। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार, गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं फिर बीपीएससी जो टीचर की बहाली करने जा रहा है उससे रिलेटेड आपको प्राचीन भारत में, इतिहास के प्राचीन भारत में दूसरा का टॉपिक है प्रागैतिहासिक का। इसके बारे में हम चर्चा करें। प्रागैतिहासिक का, ठीक है। यह इतिहास का टॉपिक है प्राचीन भारत का, ठीक है। इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सीटेड कमलेश सर के नाम से हमको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए आइए, प्रागैतिहासिक काल हम किसको कहते हैं?
प्रागैतिहासिक काल हम किसको कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें कोई लिखित विवरण कहीं नहीं है, ठीक है, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला आता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। मानव काल के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसमें लिखित विवरण, उसको क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। लिखित विवरण नहीं हो, कहीं कुछ नहीं हो, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव काल को, उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण, उसी को इतिहास। मतलब एक कहानी है, देहात में कहावत है, इति माने बीती और हास माने कहानी। मतलब बीती हुई कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं, वो इतिहास बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पर आइए, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव को होमो सैपियंस भी बोला जाता है। ज्ञानी मानव को क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग, धरती पर प्रवेश आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ। ठीक है, ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ है, उसमें हुआ है। ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। प्रागैतिहासिक काल में लोग सब क्या करते थे, तो शिकार करते थे। नवपाषाण युग के मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। देखिए, एक ही चीज है आग, जो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। बाकी इसको छोड़ दीजिएगा तो सब नवपाषाण में हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आग ही एक है जो सिर्फ पूरा पाषाण काल में हुआ है, बाकी सारा चीज नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। तांबा धातु का प्रयोग किया और प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। अब पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। और सबसे मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, अगला पॉइंट पर आइए, कृषि का आविष्कार नवपाषाण में। आपको क्या बताया है, सिर्फ आग है पूरा पाषाण काल में, बाकी सारा नवपाषाण का। पहिए नवपाषाण काल में हो गया, कृषि नवपाषाण काल में हो गया। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, उसके बाद जौ। अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है, गेहूं और जौ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। कोल्डिहवा का संबंध क्या है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पल्लावरम नामक स्थान पर
प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। आगे भारत में पूर्व प्रसत्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे? स्फटिक पत्थर के बने होते थे। ठीक है, पत्थर को ही स्फटिक बोला जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की। उसका नाम क्या था? 1863 ईस्वी में जो खोज किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, यह आपको हो गया प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड पॉइंट। चलिए एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उद्धृत है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव को होमो सैपियंस बोला जाता है का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नवपाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में, कृषि का नवपाषाण काल में, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। अब आइए कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था? चाहे पहली फसल क्या था? तो जौ था, गेहूं और जौ। प्रथम फसल क्या था? तो गेहूं और जौ था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम शाक से है। कोल्डिहवा का संबंध। ठीक है, अगला आइए। भारत में पूर्व प्रसत्तर युग के अधिकांश औजार क्या चीज के बनाए जाते थे? स्फटिक, जिसको पत्थर के कहा जाता है। स्फटिक माने पत्थर। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, रिजले। यह था आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आग का आविष्कार था पुरापाषाण काल में, पहिए का था नवपाषाण काल में, आग का था नवपाषाण काल में, और इसने सबसे पहले कुत्ता को, जानवर कुत्ता होता है उसको पालतू बनाया। प्रथम फसल गेहूं और जौ है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार, गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं बीपीएससी के थ्रू जो टीचर की बहाली होने जा रहा है 2023 में, उसका हम प्राचीन भारत वीडियो लेकर के आए हैं। और आज यह प्राचीन भारत का तीसरा टॉपिक है, उसका नाम है सिंधु सभ्यता। उसका नाम क्या है? सिंधु। सिंधु सभ्यता, इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, बीपीएससी के थ्रू जो टीचर के बहाली होने जा रहा है, उसमें इस टॉपिक से 1 नंबर आपको पूछेगा एग्जाम में। इसको आज हम एकदम फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सीटेड कमलेश सर के नाम से है, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, कहा है कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आइए सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन C14 क्या चीज बोला जाता है? C14 जैसी, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वांत तिथि को 2024 2400 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बोला जाता है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका एक और है 2500 से, कोई बुक में 2500 से 1500 ईसा पूर्व भी दिया जाता है। ठीक है, सारा जो डिटेल्स है सारा बता रहे हैं। एग्जाम में जो आए इसी रेशियो पर आप लोग मारेंगे। एक और है 2350 से 1750, 2350 से 1750, यह तीनों डाटा सही है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा इसी रेशियो से आएगा। 2400 से 1700, 2500 से 1500 और 2350 से 1750 के बीच मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। VVI पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युगीन रखा जा सकता है। इस सभ्यता की मूल निवासी द्रविड़ कह रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बोलता है, मूल निवासी को द्रविड़ ठीक है, द्रविड़ अथवा एक और नाम है इसका द्रविड़। ठीक है, इसका एक और नाम है भूमध्य सागरीय भी इसको कहा जाता है। द्रविड़ को क्या है? भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है। एक बार और रिकॉल करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकोंडा बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा
खांदा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तथा दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दईमाबाद, जिला अहमदाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वह 6 नगर कौन कौन है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस 6 के नाम देख लीजिए क्या क्या है से। 1 नंबर में देखिए मोहनजोदड़ो, 2 नंबर में हड़प्पा, धौलावीरा होगा अगला, गनवारी वाला, गनवारी वाला 6 गो है। चौथा नंबर में है आपको धौलावीरा। चौथा नंबर में क्या है? धौलावीरा। और 5वां नंबर में है आपको, उसका नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और 6ठा नंबर में है कालीबंगन। 6ठा नंबर में आपको क्या है? कालीबंगन। 6ठा नंबर में है कालीबंगन। ठीक है, इस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखिएगा ये क्या क्या है से। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। वो 6 को क्या क्या नाम है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया था? तो गुजरात में। लोथल एवं सुतगोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब समझिए बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह। अगला आता है बंदरगाह। बंदरगाह कुछ लोग समझते हैं यहाँ बहुत बंदर होगा उसी को बंदरगाह बोला जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, समझ लीजिए, आज डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए बंदरगाह का मतलब होता है बड़ा बड़ा जहाज जहाँ रुकता है, पनिया जहाज जो पानी में चलता है, वह जहाज जिस हमारे समुंदर में उतरता है उसी को क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। इसके मार्फत से क्या होता है? व्यापार किया जाता है, माल वहां उस बंदरगाह पर उतरेगा। ठीक है, तो लोथल एवं सुतगोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट है वह कहाँ से आया है से देखिए। कुछ पॉइंट है वह कहाँ से आया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तांबा खेतरी से। तांबा प्रदेश सिंधु काल में विदेशी व्यापार तांबा खेतरी से, चांदी अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से, टीन अफगानिस्तान और ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। यह क्या है? वहाँ से हम लोगों को देश में यह माल भेजा जाता था। अगला आइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा।
अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपतिनाथ बोला जाता है, की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, जिससे यही अनुमान लगाया जाता है कि वह संगीत का प्रेमी रहा होगा। क्या चीज का प्रेमी हो रहा होगा? नर्तकी। नर्तकी जब मिला है तो इसका मतलब हुआ वह नृत्य में निपुण था, मतलब उसको नृत्य पसंद था। ठीक है, अगला पॉइंट आइए। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता। मनके बनाने के कारखाना लोथल एवं चहुंदरो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाना। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है यह लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? दाईं से, मतलब दायां यहाँ से हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ लिखा जाता था ऐसे, जिस तरह से मुस्लिम लिखता है, यहाँ से शुरू करेगा। ठीक है, पहला लाइन और सेकेंड लाइन फिर यहीं से शुरू करेगा, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन दायां से बायां लिखता है, इसके बाद सारा लाइन मतलब बायां से दायां लिखेगा। फर्स्ट लाइन लिखेगा दाहिना से बायां और बाकी सारा लिखेगा बायां से दायां। क्लियर? अगला पॉइंट पर आइए। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरपोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से संदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय होता है सिंधु सभ्यता से ही है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में थी। पिग्गट को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पिग्गट को। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबर वाला सांड को क्या करता था? वहाँ के लोग देवता मान करके उसको पूजते थे। किसको? कुबर वाले सांड को। किसको? कुबर वाला सांड को। ठीक है, ऊपर वाले सांड को क्या करते थे? वो देवता की तरह उसको पूजा जाता था। इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृगमक्षिका मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। लेकिन अभी के जो हम लोग सभ्यता है वह पितृसत्तात्मक है।
सेंधावासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सूती और ऊनी पहनते थे। मनोरंजन के लिए सेंधावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग क्या थे? तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता से प्रचलित है। मतलब उसी समय से वेश्यावृत्ति फेमस था। मतलब किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से भी उसी समय से क्या करता था? अभी लोग सब कहता था रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, लेकिन यह आपको शुरू से आ रहा है। महिलाओं को उपभोग की वस्तु सब समझता था। आज सिंधु सभ्यता में प्रमाण मिल गया है। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता था। ये सब भी आपका कारण है। ठीक है, अगला है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति की सभ्यता में प्रचलित थी और शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों तरह की प्रथाएं वहाँ प्रचलित। सबको गाड़ता भी था और जला भी देता था। यह क्या था? दोनों प्रथाएं फेमस था। शवों को जलाने एवं गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि मिली। मतलब दोनों समाधि वहाँ मिला। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावकारी कारण क्या था? बाढ़ था। आज बाढ़ से देख रहे हैं बिहार में, आज बाढ़ से बिहार में तबाही मचा हुआ है और उस समय में सिंधु सभ्यता में भी विनाश का कारण बाढ़ ही होता था। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। आग में जो हम मिट्टी को पका देते हैं, आग में जो हम मिट्टी को पकाते हैं उसको टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। आगे आइए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी के बारे में। कौन नदी के किनारे है, कौन नदी है, इसके बारे में। हड़प्पा रावी नदी पर है। हड़प्पा कौन नदी पर है? तो रावी नदी पर। याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा कौन नदी पर है? तो रावी नदी पर है। एक उत्खनन करता कौन है? तो दयाराम साहनी है। हड़प्पा रावी नदी पर कौन है? तो दयाराम साहनी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, रखालदास बनर्जी है। चहुंद्रो सिंधु नदी पर है, गोपाल मजुमदार है। अगला है कालीबंगन घग्गर नदी पर है, बीबी लाल एक अथी है। और कोट दीजी सिंधु नदी पर है, फजल अहमद है। रंगपुर माधव नदी पर है, रंगनाथ राव जड़ है। रोपर सतलज नदी पर है और लोथल भोगवा नदी पर। देखिए हम लोग ये याद किए हैं, लोथ हो जाएगा तब भोगेगा कौन? तो लोथल भोगवा नदी पर। याद करने का तरीका लोथल क्या है? भोगवा नदी पर है। ठीक है, एक बार और इसको रिकॉल कर लीजिए, पूरा इसको देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा रावी नदी दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी रखालदास बनर्जी, चहुंद्रो सिंधु नदी गोपाल मजुमदार, कालीबंगन घग्गर नदी बीबी लाल, कोट दीजी सिंधु नदी फजल अहमद, रंगपुर मादर नदी रंगनाथ राव, रोपर सतलज नदी यज्ञ दत्त शर्मा, लोथल भोगवा नदी रंगनाथ राव, आलमगीरपुर हिंडन नदी यक्षदत्त शर्मा, सुत कांगोडेदा दासक हो गया, ऑरेंज स्टाइल हो गया, बनमाली रंगोई हो गया, रविंदर सिंह विशिष्ट हो गया, धौलावीरा रंगोई हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको 10 से 12 है प्रमुख स्थल, उसका नदी है और उत्खनन करता है। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। इस पर आप लोग क्या करेंगे? ध्यान से देख लेंगे। हड़प्पा कहाँ है?
तो रावी नदी पर है। हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी पर है। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछता है, या फिर पीएससी के थ्रू जो टीचर की बहाली हो रहा है उसमें जीके और जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मोटा मोटी 75 नंबर और 25 नंबर आपके जो डीएलएड या बीएड से पूछेगा। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।